Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर तलहा मिराज है और आज जिस ड्रग को डिस्कस करेंगे वो है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। चलें शुरू करते हैं कि कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो बेसिकली कौन सी ड्रग है। ये मैं पेन इस ड्रग का जेनेरिक नेम है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड और इस ड्रग का केमिकल नेम है 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल अमाइनो साइक्लो 1 हेक्सेन। ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरोफिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप, ये OH की जगह पे जब Cl आ जाए तो ये क्लोरोफिनाइल, और ये मिथाइल अमाइनो, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी हैं ये कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और ये साइकिल की फॉर्म में है। जब ये कंबाइन हो तो ये इसकी 6 साइड है 1 2 3 4 5 6, तो ये साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन हो गया और ये जो है ये इसका ऑक्सीजन है, तो ये इसका हाइड्रोक्लोराइड है, तो इसलिए इसका नाम हुआ केटामीन हाइड्रोक्लोराइड और 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल अमाइनो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन। ये इसका स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C13H17Cl2NO। इसमें 13 एटम्स कार्बन के हैं, 17 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम्स क्लोरीन के हैं, 1 एटम नाइट्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड भी है बीच में HCl, तो इसलिए इसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम ज्यादा है और एक Cl का एटम ज्यादा है। लेकिन अगर हम सिर्फ कीटामीन की बात करें तो कीटामीन का फॉर्मूला होगा C13H16ClNO। और इसी तरह ये कीटामीन हाइड्रोक्लोरेट का जो मोलिकुलर वेट है वो है 274.8 ग्राम पर मोल, और इसका जो ड्रग कैटेगरी है वो आपको पहले ही पता है कि ये जनरल एनेस्थेटिक है, इंजेक्टेबल। अब हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। कीटामीन is a NDMA receptor antagonist with potent anesthetic effect। जो कीटामीन है वो एक NDMA receptor antagonist जो अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो ड्रग्स बेसिकली 3 टाइप्स के समझे जाते हैं। एक ड्रग वो होता है जो एंटागोनिस्ट होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी जो एक्शन होता है ड्रग का उसको किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है बेसिकली उसको रोकता है, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। जो उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इनहांस करता है या उसको स्पीड अप करता है उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रिवर्स कर देता है उसे हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट उसको कहते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रोक दे। इस तरह कीटामीन जो है वो NDMA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। NDMA का मतलब होता है एन मिथाइल डी अस्पार्टेट रिसेप्टर। इसके अंदर बेसिकली एक ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है और साथ के साथ इसके अंदर प्रोटीन चैनल्स होती हैं जिनको हम कंबाइनली NDMA रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये पोटेंट एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, यानी कि ये बेहोशी जो सी है उसको कोज करता है, स्लीप लाइक कंडीशन को कोज करता है, खसूसन जब हमें एनेस्थीसिया करना हो या कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन करना हो। तो इसकी कीटामीन की NDMA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे मशहूर जो तकरीबन हर इंसान ही अपनी लाइफ में कभी ना कभी पीता है वो है डेक्सोमेथोर्फिन, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सिरप्स के अंदर है, जिसमें हाइड्रोलिन DM है, जिसके अंदर एल्टस DM है, जिसके अंदर ये मशहूर जो सिरप्स है खांसी के जो इस्तेमाल होते हैं कफ सिरप्स, उसके अंदर ये पाया जाता है डेक्सामेथोर्फिन। तो ये एक पोटेंट एनेस्थेटिक है जिसको डेवलप किया गया इन द रिप्लेसमेंट ऑफ फिनाइल साइक्लिडीन। फिनाइल साइक्लिडीन को एंजल डस्ट भी कहते हैं, और ये जो नशा और अफराद होते हैं जो नशा करते हैं
ये उसको इस्तेमाल करते हैं। ये वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फिर बैन जो होता था, ये फिनाइलसाइक्लिडीन जो थी, ये हेलुसिनेशंस कोज करती थी और इस तरह के इफेक्ट कोज करती थी, इसलिए ये कोई अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं थी एनेस्थीसिया के लिए। तो फिर ये जो कैल्विन स्टीवन थे, वो पार्क डेविस लेबोरेटरीज के अंदर उन्होंने फिर इसको 1963 के अंदर डेवलप किया कीटामीन को, और इसको फिर उन्होंने वेटरनरी पर्पसेस के लिए बेल्जियम के अंदर यूज किया, और उसके बाद फिर इसको कंपेयर किया इसके साथ फिनाइलसाइक्लिडीन के साथ, तो इसके हेलोनोसिजेनिक जो इफेक्ट्स थे वो काफी कम थे, और फोटोस और साइकोमाइमेटिक इफेक्ट्स भी कम थे। साइकोमाइमेटिक इफेक्ट्स भी नहीं कहते हैं, ये जो हेलुसिनेशंस नजर आती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, इस तरह के। और फिर एफडीए ने इसको 1970 के अंदर अप्रूव कर दिया, और फिर ये पेशेंट्स के लिए और माइनर सर्जरीज के लिए, और खास तौर पे जो वेटरनरी प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो जानवरों के ऊपर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उसके इस्तेमाल के लिए इसको अलाउ कर दिया गया कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड को, कीटामीन को। ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है और 1 ml में 50 mg होता है, और इसके बेसिकली 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आता है। 2 ml जिसमें 100 mg, 5 ml जिसमें 250 mg कीटामीन होता है, और 10 mg जिसमें 500 mg कीटामीन होता है। उसके बाद अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करें, तो इसकी फार्माकोलॉजी में ये रैपिड एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक है, ये बहुत जल्दी से एनेस्थीसिया कोज करवा देता है। और प्रोफाउंड एनाल्जेसिया बुनियादी तौर पे जब आपको कोई पेन हो रही हो, तो उस पेन को काउंटर करने के लिए जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं, या जो पेन आपको महसूस ना करवाए, उसे एनाल्जेसिया कहते हैं। एनाल्जेसिया यानी कि पेन महसूस ना हो। और नॉर्मल फ्रिंजोलैरिंजल रिफ्लेक्सेस भी रखता है, यानी कि जो आपके गले के अंदर साउंड है और जो थ्रोट की मूवमेंट है वो भी नॉर्मल रहती है। उसके अलावा ये जो आपके नॉर्मल या इनहैंस स्केलेटल मसल टून, स्केलेटल मसल्स बुनियादी तौर पे उन मसल्स को कहते हैं जो बोन्स या टेंडन्स के साथ मसल ज्वाइन होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं मसल्स की, एक होता है कार्डिक मसल, एक होता है स्मूथ मसल, और एक होता है स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, ये बोन्स और टेंडन्स के साथ जो मसल अटैच होते हैं, इनको कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन भी कोज करता है इसकी फार्माकोलॉजी, लेकिन अगर इसकी बहुत ज्यादा डोज दे दी जाए तो ये जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कोज कर देता है। ये बल्कि आगे लिखा ही हुआ। यस, अच्छा, ट्रांजिट एंड मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे आप आगे बता दिए कि एंटागोनिज्म है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है फार्माकोलॉजी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम इसके बात करें, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एनडीएमए रिसेप्टर के साथ और ओपीआईड रिसेप्टर के साथ और मोनो एमर्जिक रिसेप्टर के साथ और म्यूस्केरेनिक रिसेप्टर्स के साथ और वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल्स के साथ रिएक्ट करता है, और जिससे ये इसका एनेस्थीसिया कोज करवाता है। ये इनके ब्लॉकेज की वजह से ये न्यूरॉन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये जैसे आइसोफ्लूरेन था या सिवोफ्लूरेन था, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया, वो गैबा के साथ या रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, ये उस तरह से बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता। और क्योंकि ये एनडीएमए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, इस वजह से इससे पूरी बॉडी के ऊपर एक जनरल एनेस्थीसिया कंडीशन आ जाती है। जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं स्लीप लाइक स्टेट को, या स्लीप लाइक स्टेट को। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी जो है वो 93% है। और ये फर्स्ट पास, जब इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, तो उसके बाद ये 17% ऑफ द जो उनसे ड्रग होती है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फर्स्ट पास उसको कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम वो लिवर से पास करे, नॉर्मली ओरल ड्रग्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। जब वो फर्स्ट टाइम लिवर से पास करे और लिवर से वो बाकी थ्रू चीज़ों पर जाए, तो तब तक उसके जाने तक वो उसकी अमाउंट जो डिक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर, उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब लिवर के अंदर पहली बार वो इफेक्ट करे, उसकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो इस तरह इसकी जो सी ये है एडमिनिस्टर्ड डोज, वो 17% तक तकरीबन बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हाफ लाइफ है 1.9 मिनट। ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1.9 मिनट के अंदर ये बॉडी के अंदर अच्छी तरह से इसकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस कि अगर एक ड्रग है 10 mg, अगर ये 100 mg दी जाती है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो ये 1.9 मिनट के अंदर 50 mg बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट
हो चुकी होती है, और फिर नेक्स्ट 50 mg जो है, नेक्स्ट 25 mg जो है वो उसका यानी कि हाँ वो इसके अंदर बॉडी के अंदर 1.95 मिनट के अंदर या नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसकी जो सी मैक्स है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पीक लेवल जिसे हम कहते हैं, ये 0.9 ये 0.75 माइक्रोग्राम पर ml है इन प्लाज्मा, और 0.2 माइक्रोग्राम पर ml है इन साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड। साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, और प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो ब्लड का वो फ्लूइड होता है उसके अंदर, ये उसके बारे में। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, उसके मेटाबोलाइट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, उसका मेजर जो मेटाबोलाइट होता है वो नोरकीटामीन होता है। नोरकीटामीन कीटामीन की बायोट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, उसकी डी अल्कलाइनेशन की वजह से, हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से, और ये साइक्लोहेक्सोन रिंग की जो होती है, और उसकी कॉन्जुगेशन जो होती है उसके ग्लूकोरानिक एसिड के साथ, और डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट्स के साथ, तो फिर ये साइक्लिन के जो मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये देखें, ये जैसे मैंने आपको कहा था कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो जो 91% इसका एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू होती है, और 3% जो है वो फीसिस के थ्रू होती है। अब हम बात करते हैं इसके रूट ऑफ एलिमिनेशन की, बायोफार्मास्यूटिक्स। और इसके रूट ऑफ एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टडीज में ये बात बताई गई है कि 85 to 95% जो उनसी ये ड्रग है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होती है। अगर हम इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल, सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल कहते हैं कि अगर कोई ड्रग एक ही जगह पे रखी जाए, बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर एक काफ़ी डीप है, तो वो पूरी उसके अंदर जो फैल जाएगी ऑन एवरेज वो फैलेगी 371.3 मिलीमीटर पर केजी। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको मैं शायद आसान जबान में ना समझा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये देखें, ये एक सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये एक सिंगल है और ये सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल है, और ये ड्रग है। तो ये जो ड्रग है ये पर केजी के हिसाब से जब इसके अंदर ये होगी तो ये 371.3 ml पर केजी के हिसाब से होगी। अगर फॉर इंस्टेंस इसका वेट 1 केजी है तो ये 3.71 ml के हिसाब से ये लिक्विड जो है वो इसके अंदर मूव करेगा। और अगर हम इसकी बात करें इसकी स्टेडी स्टेट के अंदर, यानी कि जब ये स्टेडी रहे तो ये 460.3 ml पर केजी के हिसाब से होगा। इसकी अगर हम क्लियरेंस की बात करें तो इसकी क्लियरेंस काफ़ी हाई होती है, और ये 95 लीटर पर आवर पर 70 केजी के रेट से इसकी बॉडी के अंदर क्लियरेंस होती है। यानी कि बॉडी के अंदर ये इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग पर वॉल्यूम होता है, पर टाइम रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। उसके बाद अगर हम इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्लिनिकल स्टडीज में बताई गई है कि 186 मिनट्स होती है। उसके बाद अगर हम इसके एनेस्थीसिया की बात करें, इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो इसकी इंडिकेशन है शॉर्ट टाइम, जो एनेस्थीसिया कोज करता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड पेनफुल डायग्नोस्टिक के अंदर, यानी कि फॉर इंस्टेंस एंडोस्कोपी को अगर किया जाता है या कुछ और इस तरह के जो ऑपरेशन किए जाते हैं जिनके अंदर इंस्ट्रूमेंटल या कोई बायोप्सी सर्टन किस्म की जो की जाती है, जो डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन होती है पेनफुल किस्म की, तो उसके अंदर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो फिर उसके अंदर फिर नॉर्मली आइसोफ्लुरिन और सिवोफ्लुरिन को दिया जाता है, जैसे मैंने वो पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया। उसके बाद इसकी सेकंड के अंदर एनेस्थीसिया आईवी, और ये इनहेलिनेशन एनेस्थेटिक के साथ भी इसको पोटेंशिएट करके तो दिया जा सकता है आईवी से। ये देखें, इट इज also used for the induction of anesthesia prior to administration of IV anesthesia to potentiate the action of inhalation anesthesia of low potency। यानी कि अगर कोई हमने एनेस्थीसिया दे दिया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, तो उसको अगर हम लंबे अरसे के लिए चलाना चाहें तो हम इसको भी उसके साथ पोटेंशिएट करके और उसके सेकेंडरी के अंदर
दे देते हैं, उसके साथ दे देते हैं, ताकि वो इनहेलेशन एनेस्थीसिया को इंक्रीज कर सके। नाइट्रस ऑक्साइड के एग्जाम्पल इसके लिए। और रेजिस्टेंट डिप्रेशन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ऑफ लेवल यूज है, ऑफ लेवल यूज उसको कहते हैं कि जो तो गाइड्स के अंदर ना लिखा हो, या जो उसकी जो ट्रू सेंस के अंदर, या ऑफ लेवल यूज उसको कहते हैं कि जो आपके पास लिटरेचर के अंदर उसका यूज ना लिखा हो, लेकिन उस पर्पज के लिए भी उसको यूज किया जा सके। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर हम बात करें मीसोप्रोस्टोल की, तो मीसोप्रोस्टोल बुनियादी तौर पर मैदे के अमराज के अंदर या एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, या जो आपके डिफरेंट स्टमक के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मीसोप्रोस्टोल देते हैं। लेकिन डिलीवरी के अंदर भी मीसोप्रोस्टोल को यूज किया जाता है ताकि यूरेट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो और जो बेबी की डिलीवरी है वो आसान हो। इसी तरह ये मीसोप्रोस्टोल का ऑफ लेवल यूज है। इसी तरह जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है, यानी कि वो डिप्रेशन जो मुख्तलिफ मेडिसिन देने से ट्रीट ना हो रहा हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम केटामीन को देते हैं। अगर हम इसकी सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है, और ये शेड्यूल जी के अंदर आता है, ड्रग एक्ट 2007 के अंदर। ये जो फिनाइलसाइक्लिडीन है वो शेड्यूल बी के अंदर भी आती है। शेड्यूल बी उन ड्रग्स को कहते हैं जो कंट्रोल ड्रग्स होती हैं, जिनके ऊपर आपने मॉनिटरिंग और कंट्रोल रखनी होती है। लेकिन कीटामीन का अभी मैं जब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने नोट किया कि कीटामीन जो है वो शेड्यूल बी के अंदर नहीं लिखा हुआ था। अब इसकी पता नहीं क्या वजह, लेकिन इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और तकरीबन बाकी तमाम चीज़ें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है, वो तकरीबन एक जैसी ही है। ये भी एनडीएमए रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम बात करें इसकी डोजेज की, तो इन अडल्ट्स इसकी जो आईवी के अंदर डोज दी जाती है वो 1.4, तो वो 1 से लेके तो 4.5 mg पर kg तक दी जाती है स्लो आईवी के अंदर, ठीक है। और अल्टरनेटिवली जो इसका ऑफ लेवल है, यानी कि वो रेजिस्टेंस ऑफ लेवल जो इसका है उसके अंदर 0.5 से लेके 2 mg पर kg स्लो आईवी इफ एडजंटेंट ड्रग, फॉर एग्जांपल मिडाजोलाम पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आर यूज। यानी कि अगर हम दो ड्रग्स को दे रहे हैं तो मिडाजोलाम के साथ अगर हम इसको दे रहे हैं तो इसकी जो सी डोज होगी वो 0.5 से लेकर 2 mg पर kg के हिसाब से होगी। फॉर इंस्टेंस अगर कोई आदमी है उसका वेट है 100 kg, तो हम उसको 200 mg जो है वो ये देंगे कीटामीन, या जीरो, या उसको हम 50 mg देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी फैट उसकी कंसंट्रेशन क्या है। वो डिफरेंट फार्मासिस्ट और फैट कंसंट्रेशन क्या है उसकी, हेपेटिक उसका लिवर फंक्शन कैसा है, उसकी जो किडनीज हैं वो कैसे प्रॉपर वर्क करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को चेक करने के बाद, उस डिफरेंट फार्मूलाज के बाद चेक करने के बाद हम इसको देखेंगे कि हमने इसको 0.5 mg पर kg के हिसाब से देना है या 2 mg पर kg के हिसाब से देना। ये उसका ऑफ लेवल ही इस तरह इसको देखा जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी आईएम की इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इंट्रामस्कुलर में ये 6.5 to 13 mg पर kg इंट्रामस्कुलर वंस इकट्ठा ही देंगे। और इसी तरह अगर इसको अल्टरनेटिवली दिया जाए तो इसको 4 to 10 mg पर kg आईएम विद एडजंक्ट टू अदर ड्रग्स, यानी कि हम इसके साथ मुख्तलिफ ड्रग्स को मिक्स करके भी दे सकते हैं। मिडाजोलाम जिसके अंदर उसकी एग्जांपल है। और अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो 50% ऑफ आईवी कीटामीन इंडक्शन डोज एडमिनिस्टर पीआरएन प्रोरीनिटा कहते हैं इमरजेंसी के अंदर, यानी कि 50% ऑफ आईवी जो इसकी विटामिन इंडक्शन डोज भी दी जा सकती है इमरजेंसी के केस के अंदर। और अगर कॉन्टिन्यूस अगर हमें इसकी कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन देनी है लंबे अरसे के लिए तो हम उस केस के अंदर हम इसको 0.5 से 0.1 से 0.5 mg पर मिनट के हिसाब से इसकी कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंट डिप्रेशन की बात करें तो उसके केस में 0.5 kg ट्वाइस पर kg ट्वाइस वीकली, यानी कि एक वीक में 2 बार हम देंगे 0.5 kg पर के हिसाब से। लेकिन इस और ये जो हम डोज है ये हम 6 वीक से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, 6 वीक से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। थेरेपी 6 वीक से कम होनी चाहिए, वरना विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों की, तो बच्चों को 3 to 7 mg पर kg के हिसाब से इंट्रामस्कुलर और आईवी 0.5
टू 2 mg पर केजी के हिसाब से इन स्मॉलर डोज, इन स्मॉलर डोजेज में देंगे, यूज इन स्मॉलर डोज इनके छोटे छोटे। और ये जो है सिडेशन इन माइनर प्रोसेसेस या यूजुअल इंडक्शन, जो इंडक्शन का अगर हमने करनी का कोर्स करनी है एनेस्थीसिया की तो 1.2 mg पर केजी के हिसाब से होंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन तो 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट एट द स्टार्ट एट लोअर डोजेज लिस्ट एंड टाइट्रेटेड इफेक्ट। वो उसको फिर टाइट्रेशन करेंगे। और जो यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई, अब ये जैसे कि ये ड्रग है ये 50 mg पर ml के हिसाब से, तो फिर उसकी टाइट्रेशन करेंगे, उसको फिर टाइट्रेट करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, ड्रग को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद इसको ले जाएंगे 5 माइक्रोग्राम पर एमजी पर पर एमजी पर केजी पर मिनट के हिसाब से। यानी कि इसको 5 mg देंगे 1 kg अगर बच्चे का वेट है। अगर बच्चे का फॉर इंस्टेंस 4 kg वेट है तो हम 5 इंटू 4 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर 20 माइक्रोग्राम जो है उसको हम 1 मिनट के हिसाब से देंगे अगर उसका 4 kg वेट। तो ये इस तरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि ये 50 mg के अंदर नॉर्मली होती है, तो फिर उसको हम कम करके तो इसको माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करके तो फिर देंगे। और इसकी मेंटेनेंस जो सी डोज है वो इनिशियल डोज का 1/3 या 1/2 होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है वो 0.5 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की स्पीड पे नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप आपकी ये जो सी डोज है जिसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डू नॉट एक्सीड 0.5 mg पर केजी पर मिनट और एडमिनिस्टर फास्टर देन 60 सेकंड्स। यानी कि आपकी जो ये डोज है ये यहाँ तो 0.5 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी जो है ये आपको 60 सेकंड्स के से कम अरसे टाइम के अंदर जो है ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको जो टाइम लगाना चाहिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन में वो 60 सेकंड से ज़्यादा लगाना चाहिए, यानी कि 80 सेकंड 90 सेकंड, ताकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्लो स्पीड पे हो। ये उसकी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 mg पर ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसकी इंजेक्शन जो है वो भी स्लो हमें लगाना चाहिए, आईवी इंजेक्शन जो कि मोर देन 60 सेकंड्स से उसका टाइम हो, यानी कि 80 सेकंड्स हमें आईवी इंजेक्शन के अंदर लगे, 90 सेकंड्स आईवी इंजेक्शन के अंदर लगे, वो 60 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। ये सिमिलर बात ही ऊपर वाली लाइन में की गई है, ये कि फास्टर देन 60 सेकंड्स नहीं होना चाहिए, डू नॉट एक्सीड। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसको डाइल्यूट करें एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो आगे उन्होंने डिस्कस किया है कि आईवी इंक्लूजन के लिए 1 और 2 mg पर ml के हिसाब से सोल्यूशन बनाए बाय एडिंग 500 mg into 500 ml और 250 ml of dextrose 5% water and NS। यानी कि अगर 50 है तो आपने इसको वन अगर वो 50 mg है तो आपने इसको 500 ml में डिजोल्व करना है या 250 में डिजोल्व करना है। अगर आप 250 में करेंगे तो 2 mg पर ml होगा, और अगर 500 ml में करेंगे तो ये 1 mg पर ml होगा। तो इसको आप जो डिल्यूट करेंगे वो 5% डेक्सट्रोज वाटर या नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेट आईएम, ये अगर आपने आईएम एडमिनिस्ट्रेट करना है तो डू नॉट गिव 100 mg पर ml, यानी कि आपने अगर आईएम भी उसको एडमिनिस्टर करना है तो ये 100 mg पर ml की ना हो, इसको आप डिल्यूट करें तब भी, और अनडिल्यूटेड ना हो इसको तब भी डिल्यूट करें और तब इसको लगाएं, अनडिल्यूटेड प्रिपरेशन नहीं बनाना। इसके अगर हम कंपैटिबिलिटी बात करें तो ये नॉर्मल सलाइन के साथ 5% एक्सट्रोज के साथ और स्टीराइल वाटर ऑफ इंजेक्शन जिसको SWOIB कहते हैं, SWFIB कहते हैं, स्टीराइल वाटर ऑफ इंजेक्शन 5% एक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन। अगर हम इसकी ड्रग टू ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करें तो ये आईवी इनकम्पैटिबिलिटी एडिटिव, यानी कि अगर आप इसके अंदर बारबिटूरेट या बेंजोडाइज़ेपीन डालेंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप सिरिंज भी वही सिरिंज यूज़ कर रहे हैं जो या बारबिटूरेट या डायज़ेपाम या डोक्साप्राम के साथ करते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन शो करेगा कीटन।
इसी तरह अगर हम इसकी आईवी कंपैटिबिलिटीज की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट जो है वो इसके साथ कंपैटिबल है। सिरिंज के अंदर ब्यू ब्यू पीवी कैन भी और फेनिटाइल भी इसके साथ जो है वो कंपैटिबल है। उसके साथ क्लोनिडीन भी और टेट्राकैन भी इसके साथ कंपैटिबल है। लिडोकैन विद मॉर्फिन सल्फेट और मीप्रिडीन और मॉर्फिन टाइट्रेट भी इसके साथ कंपैटिबल है। ये जो वाई साइट है, वाई साइट बुनियादी तौर पे जब हम दो डिफरेंट इन्फ्यूजन्स को मिक्स करते हैं और वो एक ही आईवी लाइन से हम उसको गुजारते हैं तो उसको वाई साइट कहते हैं। आई होप कि मैं इसकी पिक्चर भी यहाँ पर लगा दूँ ताकि आपको पता चल सके कि वाई साइट से क्या मुराद होता है। तो सेफ्टा सेफ्टाजीडीन और प्रोपोफेरोल ये दोनों जो हैं ये इसके वाई साइट के साथ इसकी कंपैटिबिलिटीज है। स्टेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रखना चाहिए और अगर इसका कलरलेस टू स्लाइटली येलो सोल्यूशन may darken upon prolonged exposure to light but does not affect potency। यानी कि अगर इसको लाइट के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा देर के एक्सपोजर है तो ये इसकी जो कलर होता है वो चेंज हो सकता है। अगर इसके अंदर प्रेसिपिटेट हो तो इसे यूज़ ना करें, इसको लाइट से प्रोटेक्ट करें। और विटामिन की जो होती है ये बुनियादी तौर पे एसिडिक पीएच होती है और इसकी फॉर स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इफ मिक्स्ड विद अल्कलाइनिजिंग सोल्यूशन, यानी कि अगर ये अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ इसके साथ मिक्स किया जाता है तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। और अगर इस कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो क्लैम्शिया, हाइपरटेंशन और हाइपरसेंसिटिविटी। क्लैम्शिया जो है वो जब प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है इनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से तो उसको क्लैम्शिया कहते हैं। और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कहते हैं और हाइपरसेंसिटिविटी एलर्जी या अर्टिकेरिया या इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको कहते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो इससे डिपेंडेंस और टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। इसका मतलब है कि ये शेड्यूल जी के अंदर बी कंट्रोल के अंदर भी आता है लेकिन लिखा नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया प्रीवियस स्लाइड में सर्विस लेवल कैटेगरी में। तो डिसकंटिन्यूएशन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं विद साइकोटिक फीचर्स आवाज़ें सुनाई देना, हेलुसिनेशंस का होना। और हम इसको क्वेश्चन के साथ यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में कैटोकोलामीन डिप्लीशन, हाइपरटेंशन, ट्रैकिकार्डिया एंड मॉनिटर कार्डिक फंक्शंस, इनको भी यूज करना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट के अंदर ये ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है तो वो ट्रैकिकार्डिया और ये बाकी सारी चीज़ें उनसे वो काफ़ी उसकी हेल्थ के ऊपर पुअर इफेक्ट रखेंगे। और द थेरेपी में इनहेंस सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट बुनियादी तौर पर इफेक्ट्स को कहते हैं जो एड्रेनालिन या नोर एपिनेफ्रिन की जो होती है प्रोडक्शन की वजह से, जैसे ट्रैकिकार्डिया हो गया, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं इनको सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं जो एड्रेनर्जी इसी वजह से बनते हैं तो इनको सिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। और ये सीएनएस की एबनॉर्मेलिटी, सीएनएस के मैस और ये आगे जो है सीएनएस को भी काफ़ी करता है। और इससे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है यानी कि जो दिमाग के अंदर जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर है जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं वो भी कीटामीन की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है और वो इंक्रीज भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें टॉक्सिसिटी की तो इसकी लीथल डोज 50 LD50 है 77 माइक्रो 77 मिलीग्राम पर केजी। यानी कि जब हमने 77 मिलीग्राम पर केजी माउस को ये दिया तो उनके अंदर उनकी आधी पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर 100 माउसेस थे तो उनको 77 ग्राम पर केजी पर माउस को हिसाब से दिया गया तो उनके अंदर 50% की डेथ होगी। और इसके अगर हम टॉक्सिसिटी साइंस की बात करें तो इनहेंस मैथोमेटिक इफेक्ट्स और अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोजेज हो जाए तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। और एंटीडोट के तौर पे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रेफर्ड, कि आपकी रेस्पिरेशन की जो सी मैकेनिकल सपोर्ट है वो। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ रिस्क है कि इसकी वजह से रिस्क होता है। ओनली यूज वन नो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट फॉर सीरियस प्रॉब्लम, इसको हमें सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब किसी भी किस्म का कोई अल्टरनेटिव ना अवेलेबल हो सीरियस प्रॉब्लम के लिए। और प्रेग्नेंट औरतों के अंदर इसको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक्लैम्शिया कोज करता है हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट वुमेन्स।
लैक्टेशन के अंदर इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता। इंटरेक्शंस की बात करें तो 275 ड्रग्स के साथ कीटामीन का इंटरेक्शन है, 7 मेजर इंटरेक्शन है, 266 मॉडरेट ड्रग इंटरेक्शन है, 2 माइनर इंटरेक्शन है, और जो मेजर एग्जाम्पल है उसमें ट्रामाडोल है, डायज़ेपाम है, प्रोपोफोल है और विटामिन बी 12 है जिनके साथ इसके इंटरेक्शन हैं। एडवर्स इफेक्ट की एवेल्युएशन बीपी इंक्रीज हो जाता है, टैकीकार्डिया, हेलुसिनेशंस, साइकोमोटर एजिटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ये डिलेरियम भी मेंटल कंफ्यूजन और ये एजिटेशन जब मिक्स कंडीशन हो तो उसको डिलेरियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसकी सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके ब्रांड नेम्स की, और इसके ब्रांड नेम में आता है काइलिप्रोल इंजेक्शन जो कि 100 mg पर 2 ml और ये कारावे की है, और डिकेट जो 500 mg पर 10 ml आईप्राम, और जो कीटारोल है इंजेक्शन ये 500 mg पर 10 ml ग्लोबल, और जो कीटालाट इंजेक्शन है ये 500 mg पर 10 ml अकाई फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये डाटा सारा कहाँ से कलेक्ट किया, तो इसके रेफरेंसेस में एफडीए की वेबसाइट थी, ड्रग बैंक था, पबकैम था और फार्मागाइड थी। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, press like button and turn on notification to get more updates.